कि क्या आज जो अम्बेडकरवाद है, वो सत्ता के सामने झुक गया है? देखिए, अम्बेडकरवादी तथाकथित सवर्ण जो जातियों की महिलाएं हैं, वो भी बाबा साहब के झंडे को आगे कर रही हैं। जो लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जलाते हैं, उनके चित्रों को जलाते हैं, फाड़ते हुए नजर आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले प्रतिमा बाबा साहब की पिछड़े वर्ग के लोग तोड़ते, तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोग पीछे खड़े होके अन्य वर्गों से ऐसा काम करवाते थे। इन्होंने एक शब्द उपयोग किया, मनुवादी। जी, आज के समय में जो यूथ है, जो यूथ जनरेशन है, उनको कैसे समझाएंगे कि मनुवाद क्या है और मनुवादी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर कांसीराम, इनके मूल उद्देश्यों को सबसे ज्यादा कौन मानता है? आजाद समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि आजाद समाज पार्टी युवाओं को गुमराह कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर क्या राय है आपकी और आपकी पार्टी की? आरक्षण सामाजिक आधार पर होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर? सीएम का बेटा है, वही इस व्यवस्था का शिकार हो जा रहा है। आजाद समाज पार्टी डब्ल्यूएस आरक्षण का उनके विरोध कर रही है। आरक्षण जो है वो भीख की देन है, आरक्षण बैसाखी है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो खुद भिखारी हैं वो। हम तो सिर्फ 5% छोटे से लोग हैं, इंस्टीट्यूशन में भरे हैं, वरना उनकी कोई हैसियत नहीं थी इस देश में। और अम्बेडकरवादी ही इस देश का असली राष्ट्रवादी है। क्या कभी कोई तथाकथित संवर्ण जाति का व्यक्ति जय भीम का नारा लगाएगा कभी? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट, जो मेहमान हैं, वो ए आनंद जी हैं, जो लगातार सामाजिक जो मुद्दे हैं उनसे लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये अंबेडकर जी के आंदोलन और कांसीराम के मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी भी हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइएगा, मेरा पहला सवाल बड़ा जो सीधा सीधा सवाल है कि क्या आज जो अंबेडकरवाद है वो सत्ता के सामने झुक गया है? देखिए, अम्बेडकरवाद एक विचारधारा है। हम्म। वो विचारधारा जो बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष से दिया, और ये विचारधारा लगातार अम्बेडकरवादियों के माध्यम से जी। भारत देश में आगे बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और अम्बेडकरवादी विचारधारा कमज़ोर होने की विचारधारा नहीं है, सशक्त बनाने की विचारधारा है। तो सशक्त बनाने वाली विचारधारा कभी कमज़ोर नहीं। नहीं, ऐसा आरोप लगता है कि जो चढ़ बढ़कर आंदोलन होने चाहिए, जो अंबेडकरवादी जिस चीज के लिए जाने जाते थे आंदोलन के लिए, आज वो थोड़ा सा सत्ता के सामने कमजोर या यूं कहें कि अपने विचारों से समझौता करते हुए नजर आते हैं। इसको इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अम्बेडकरवादी विचारों से समझौता अगर करना होता है तो विरोधी खेमे में चला जाता है। अम्बेडकरवादी मानवतावाद का जो एक हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जो मानवतावादी सिद्धांत दिए, भगवान बुद्ध से लेके संत कबीर, संत रैदास, चोखा मेला, और आधुनिक समय में महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामासामी नायकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और उसके बाद पेरियार ललई सिंह यादव और महामना रामस्वरूप वर्मा। जी। इस प्रकार के जो हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने एक लंबी वैचारिक जो आंदोलन है उसको आगे करके रखा, और उसी वैचारिकी पे अम्बेडकरवादी जो विचार है, वो जो सिद्धांत है, वो चलता है। और अम्बेडकरवादियों ने लगातार अपने आप को मजबूत किया है, सशक्त किया है, और समाज में उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। सामाजिक आंदोलन में लगातार हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो जागरूक होते जा रहे हैं। सामाजिक रूप से जागरूक होना, जी। राजनीतिक रूप से जागरूक होना अलग चीज होती है, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, एक कंक्रीट जो चेंज होता है, जिसको कहते हैं कि सॉलिड तरीके से जो चेंज होता है, वो नहीं आ पाता है। और वैचारिक आंदोलन से जब आदमी सशक्त होता है तो एक सॉलिड चेंज लेके आता है, जैसा बाबा साहब ने किया। जी, ये तो बात सही है। अच्छा, आए दिन देखने को मिलता है कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जलाते हुए नजर आ जाता है या फिर उनको कुछ न कुछ अपशब्द कहते हुए नजर आ जाता है। आजाद समाज पार्टी से कैसे देखती है? देखिए, बाबा साहब ने जो कमजोर वर्गों के लिए किया, वो तो ढकी छुपी बात तो है नहीं। जी बिल्कुल। उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किए,
उन्होंने देश के कमजोर वर्ग जिसमें शेड्यूल कास्ट, ओबीसी आते हैं, इन लोगों धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, तो इन लोगों के लिए काम किया। और ये भारत का लगभग, अभी अगर मैं सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से देखूं तो इस समय ये संख्या 110 करोड़ से ऊपर है। भारत का 110 करोड़ जो जनसंख्या का हिस्सा है वो बाबा साहब की वजह से आज सशक्त हुआ है। तो धीरे धीरे अब उनके अंदर जागरूकता भी आ रही है कि पहले शेड्यूल कास्ट के अंदर जागरूकता है, फिर ओबीसी वर्ग के अंदर जागरूकता है, उसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के अंदर, अब आप लोग देख रहे होंगे अल्पसंख्यक वर्ग के भी अंदर बाबा साहब के प्रति चेतना जगी है। और उसके साथ साथ महिलाओं के अंदर भी जागरूकता, पहले तो शेड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अंदर जागरूकता थी, अब तो हम देख रहे हैं कि जो तथाकथित सवर्ण जो जातियों की महिलाएं हैं वो भी बाबा साहब के झंडे को आगे कर रही हैं। अभी जेएनयू में आपके जो है जो प्रेसिडेंट जीती हैं जी, वो ब्राह्मण समाज से आती हैं और वो खुद वहां पर कही हैं कि बाबा साहब का ही आंदोलन, बाबा साहब का ही विचारधारा जेएनयू के अंदर रहेगा और देश के अंदर रहेगा। वो तथाकथित स्वर्ण जात से आती है। हाँ, ये बात तो सही है। नहीं, मैं आपको इस पे लाना चाहूंगा कि जो लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जलाते हैं, उनके चित्रों को जलाते हैं, फाड़ते हुए नजर आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपको कुछ इसमें सकारात्मक बात बताता हूँ जी। पहले प्रतिमा बाबा साहब की पिछड़े वर्ग के लोग तोड़ते थे। ये तो सत्य है, सत्य है। जब तक जागरूकता का अभाव था। मैं अभी आपको प्रतिमा तोड़ने वाला कभी कोई पिछड़ा नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, इस समय नहीं मिलेगा आपको, ये सत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब पिछड़े वर्ग के अंदर बाबा साहब के प्रति चेतना आ गई है, आ गई, ठीक है। अब बाबा साहब की तस्वीर कौन जला रहा है? हमारे अनिल मिश्रा साहब जलवा रहे हैं, ग्वालियर के मिश्रा साहब। पहले मिश्रा जी लोग या तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोग पीछे खड़े होके अन्य वर्गों से ऐसा काम करवाते थे, अब वो खुद आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी वर्गों के अंदर जागरूकता बढ़ चुकी है, अब सिर्फ वही बचे हैं जिनके अंदर जागरूकता का अभाव है, ठीक है। तो अब स्पष्ट हो गया है कि जो मनुवादी विचारधारा को मानने वाले या उसके लाभार्थी रहे, मनुवादी विचारधारा ने किसी वर्ग को लाभ पहुंचाया, ठीक है, उस वर्ग के लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब की तस्वीरें इस समय वही लोग जला रहे हैं जो मनुवादी विचारधारा के लाभार्थी रहे। और शेड्यूल कास्ट को कभी मनुवाद का लाभ मिला नहीं, या पिछड़े वर्ग को कभी मनुवाद का लाभ मिला नहीं, उसको तो संविधान का लाभ मिला। संविधान के लाभ से शेड्यूल कास्ट वर्ग आगे बढ़ा जी, और पिछड़ा वर्ग बढ़ा। आपने एक शब्द उपयोग किया, मनुवादी जी। आज के समय में जो यूथ है, जो यूथ जनरेशन है, उनको कैसे समझाएंगे कि मनुवाद क्या है और मनुवादी कौन है? इसको बताइएगा जरा कि मनुवाद है क्या? मनुवाद भी एक कानूनी व्यवस्था है। और मनुवाद को कौन मानता था? मनुवाद को वही लोग मानते थे जिसको उसका लाभ मिलता था। जैसे आज हम संविधान को क्यों मानते हैं? क्योंकि संविधान ने बहुत बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाया, सभी को, तथाकथित सभी को लाभ, लगभग सबको लाभ पहुंचाया है। तो मनुवादी व्यवस्था में बहुत सीमित समाज के लोग उसका लाभ उठाए, ठीक है। तो मनुवादी व्यवस्था के लोग ही तो उसका जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब संविधान की जैसे ही संविधान लागू हुआ देश में, वैसे ही मनुवादी व्यवस्था खत्म हो गई। जब मनुवादी व्यवस्था खत्म हो गई तो फिर से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो सशक्त होते ही चले गए। और पिछले 70 साल में आप देखेंगे कि हमारे देश का लिटरेसी रेट लगभग 30% से शुरू होता है, आज लगभग 70% है। आप जानते हैं लिटरेसी रेट बढ़ा है, इसका मतलब संविधान ने देश को सशक्त किया। भाई जिस देश में ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतनी ज्यादा सशक्तिकरण आएगा जी। एक मेरा बड़ा व्यक्तिगत सवाल है कि जो अंबेडकर जी का आंदोलन है जी, वो सत्ता के लिए है या सामाजिक परिवर्तन के लिए? देखिए, बाबा साहब का जो आंदोलन है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए। और सामाजिक परिवर्तन क्या? सामाजिक परिवर्तन मानवतावादी सिद्धांत पे सामाजिक परिवर्तन। और मानवतावादी सिद्धांत पे क्यों सामाजिक परिवर्तन? क्योंकि हमारे संत गुरु महापुरुष, जो हमारा भारत देश का इतिहास रहा, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके बुद्ध काल, जैन काल
और उसके बाद तमाम जो शासन काल आए और व्यवस्थाएं बनी, धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन आगे आए, वो सारे के सारे आंदोलन मानवतावादी सिद्धांत पे ही बेस्ड रहे। उनका प्रमुख जो वो था ज्ञान, करुणा, मैत्री, यही तो रहा है सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत पे ही तो हम आगे बढ़े हैं। हाँ? जी, मैं आपको लाना चाहूंगा कि जैसे जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता में आना या लोगों को जागरूक करना, या बिना सत्ता में आए लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता? नहीं, देखिए, सत्ता में आने के बाद लोगों को जागरूक करना आसान हो जाता है, ये तो है, ये तो सत्य है, शॉर्टकट है जी। लेकिन हमारे कमजोर वर्गों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए हम जब तक वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक शासन सत्ता में आ भी जाएंगे तो उसका क्षणिक लाभ मिलेगा, उसका लाभ लंबे समय तक नहीं मिलेगा। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाई पिछड़े वर्ग की लीडरशिप में चलने वाली पार्टी रही, और बसपा जो है शेड्यूल कास्ट के लीडरशिप में, बहुजन समाज की लीडरशिप में रही। ठीक है, तो बहुजनों का आंदोलन वो आगे बढ़ा, लेकिन बहुजन समाज ने तो बहुत सारे परिवर्तन किए भाई। मान्यवर कांसीराम साहब की लीडरशिप में जब तक बसपा थी, तो लगातार आप देखेंगे कि तमाम जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो पहचान केंद्र बने, लखनऊ में अंबेडकर पार्क बना, तो आप देखेंगे अंबेडकर पार्क जब घूमेंगे तो उसमें पूरे भारत का इतिहास आपको नजर आएगा। जी, ठीक है, बहुजन इतिहास नजर आएगा। तो वैचारिकी आगे बढ़ी, और हम चूंकि जैसे जैसे मजबूती की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो विरोधी खेमा है वो और उग्र होगा, और ज्यादा एग्रेसिव होगा, और जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे एग्रेशन और बढ़ता जाएगा। लेकिन जी, सामाजिक परिवर्तन जब होगा तो राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद उसका असर कई गुना बढ़ जाए, ऐसे समझ। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसका असर आपको समाज में नहीं दिखेगा। समाज में कब दिखेगा? जब आप सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो एक छोटी भी सरकार, एक 5 साल की भी सरकार में आप 50 साल का चेंज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लीजिए कि मनवादी विचारधारा पे चलने वाली भाजपा सरकार पिछले 10 साल में शासन में है, वो कर क्या रही है? उसने क्या किया? सबसे पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर अपना कब्जा लिया। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसने सिलेबस चेंज किए, उसने तमाम अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को सिलेबस में डाले, ताकि हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो उनके महापुरुषों को पढ़ें, भारत के असल इतिहास से वाकिफ ना हो। तमाम प्रकार के कर्मकांडों का उन्होंने जो है बढ़ावा दिया। तमाम प्रकार के जो है तथाकथित बाबा लोग आ गए हैं, वो लगातार झूठ और लगातार तमाम चीजों पे धर्म पाखंड फैला रहे हैं। और ये क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रैक्ट रहे, अपने असल उद्देश्यों से भटक के रहे। असल उद्देश्यों के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी तो वो उस चीज को प्राप्त कैसे कर पाए। अच्छा, एक बात आप उपयोग कर रहे हैं कि भाजपा सरकार मनुवाद को बढ़ावा दे रही है जी। और आज आप देख रहे हैं कि अभी मनुस्मृति दहन दिवस भी था, कुछ लोग मनुस्मृति को जलाए भी जी। क्या मनुस्मृति को आज के समय में जलाया जाना उचित है जब संविधान का कानून लागू है? देखिए, आप अगर देखा जाए जी, तो मनुस्मृति जैसे ही संविधान लागू हो, मनुस्मृति जल चुकी, क्योंकि मनुस्मृति का एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, संविधान लागू हो गया। जी, ये तो सच। संविधान जब लागू हो गया तो जो हमारे मानवतावादी सिद्धांत है फिर से लागू हो गए। भाई हमारे, आप देखिए, मौलिक अधिकार मिल गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, तमाम प्रकार की जो इक्वालिटी पे बेस्ड सारी संरचनाएं बन गई। आज राष्ट्रपति एक ही वोट डालता है और उसके साथ साथ एक गरीब आदमी भी एक ही वोट डालता है ना, चाहे 10 गाड़ियों के काफिले से आए, लेकिन वोट तो एक ही डालता है। तो समता पे आधारित व्यवस्था बन गई, और उसके बाद आपका एक राजनीतिक ढांचा भी बन गया, और सबको समान अवसर भी मिल गए। कानूनी जो है प्रावधान, जो पिछड़े थे
यानी जिनको सामाजिक व्यवस्था में जो पीछे के स्थान पे थे, उनको आरक्षण के माध्यम से विशेष अवसर भी प्राप्त हो गए। तो विशेष अवसर प्राप्त होने से वो वर्ग भी धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो देश का ही तो विकास हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जो मनुस्मृति जलाई जा रही है, ये सही है या गलत है? आजाद समाज पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई थी क्योंकि वो एक कानूनी किताब है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की किताब है मनुस्मृति, अब अगर धर्म की बात करें जी, तो कहीं भी मनुस्मृति में हिंदू नहीं लिखा मिलेगा आपको, पहली चीज। ठीक है, और मनुस्मृति किसकी किताब हो सकती है भाई? जिसको फायदा, क्या सभी हिंदुओं को मनुस्मृति से फायदा मिला? नहीं, ये तो सत्य कि नहीं मिला। क्या सभी महिलाओं को मनुस्मृति से फायदा मिला? पीछे होते चले गए। एक समय में भारत, आप भी इतिहास जानते होंगे कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। भारत में दुनिया भर से लोग आते थे व्यापार करने के, पढ़ने के, व्यापार करने, पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए। ज्ञान और जो है व्यापार का केंद्र था भारत। जी। आखिर में भारत इतना आगे था, ये आज हम ओपन डेफिकेशन को खत्म करने की बात करते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा जो है आपका पानी की सुचारू व्यवस्था, शहरीकरण की व्यवस्था देखी जा रही है। तो आज से इतने सालों पहले हम शहरीकरण की बात कर रहे हैं और आज देहाती हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सभ्यता में ह्रास हुआ। और ह्रास कैसे हुआ? जैसे ही हम अपने जो संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा से परे हटे, वैसे ही हम कमजोर होते गए। और जो पीरियड आपका जब जो है मुश्किल से 600-700 साल का पीरियड जो रहा अंग्रेजों के जाने के बाद तक, तब तक तो हम कमजोर होते चले गए। और जाने के बाद संविधान लागू हुआ, फिर से हम मजबूत होना शुरू हो गए। शुरुआत तो यानी मनुवादी व्यवस्था में देश कमजोर हुआ। जब मनुवादी व्यवस्था में देश कमजोर हुआ, अम्बेडकरवादी विचारधारा में या संविधानवादी मानवतावादी विचारधारा में देश मजबूत हुआ। जब तक मानवतावादी विचारधारा हमारे प्राचीन इतिहास में रही, तब तक हमारा देश मजबूत होता चला गया। सम्राट अशोक इसी देश में पैदा हुए, सम्राट कनिष्क जो है बाहर से आए, लेकिन यहाँ की सभ्यता को अपना के पूरी दुनिया में उसको फैलाए। तो आप समझिए कि कितना हमारा देश आगे था, लेकिन इस व्यवस्था ने, वनवादी व्यवस्था ने कमजोर किया। जब कमजोर किया तो जाहिर सी बात है कि वो व्यवस्था हमारे लिए नुकसानदायक है। और भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, अब अगर मैं 120 करोड़ भारतीयों की बात करूं, भारतीय 140 करोड़ हैं, उसमें से 120 करोड़ भारतीयों का नुकसान जो किताब कर रही है, उसको मानना चाहिए कि उसको नहीं मानना चाहिए? तो जो महिलाओं के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, शेड्यूल कास्ट के विरोध में हो, उनको शूद्र और अछूत बनाती हो, उनको इस तरीके से तिरस्कृत करने के लिए उनके मानव के जो मूल्य हैं उसको छीन रही हो, उस किताब को चाहे हम जलाएं सांकेतिक रूप से, चाहे ना जलाएं, लेकिन वो किताब लागू देश में नहीं होनी चाहिए। अब मनुस्मृति की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ बाबा हैं वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इस पर आजाद समाज पार्टी और आप ए.के. आनंद जी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए जी, भारत ऐतिहासिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। और जब धर्म तो एक तरह से नोटिफाइड चीजें हैं ना, धर्म, लेकिन यहाँ तमाम संस्कृतियों का मेल रहा। इसी देश में बौद्ध संस्कृति भी रही है, जैन संस्कृति भी रही है, सिखिज्म नए समय में आया है, और जो बाहरी जो धर्म है, चाहे पारसी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वो भी इसी देश में फली फूली रही, आगे बढ़ी। तो ये देश जो है तमाम संस्कृतियों से मिलके बना है, और अगर हम उसको एक रंग में रंगेंगे, ठीक है, वो भी अगर हिंदू राष्ट्र जो है एक तरह से वो भी विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत है इसमें भी। अगर सिर्फ
सारे हिंदुओं को फायदा पहुंचाने की बात होती तो क्या आरक्षण का विरोध होता है? नहीं होता है भाई। आरक्षण का फायदा मुसलमान तो उठा नहीं रहे। कौन उठा रहा है? हिंदू ही तो उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय अखिलेश यादव जी को क्या कहा गया? यादमुल्ला जैसे अपमानित शब्दों का उपयोग किया है। क्यों कहा गया? क्योंकि एक यादव का बेटा सीएम बन गया। मनुस्मृति के हिसाब से तो ये गलत हुआ, लेकिन संविधान के हिसाब से तो कोई भी बन सकता है। चाहे यादव का बेटा बने, चाहे चमार का बेटा बने, चाहे पासी का बेटा बने, है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री तेली का बेटा बने। आज माननीय प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री हैं, तो किसकी देन है? मनुस्मृति की तो देन है, संविधान की देन। संविधान खुद स्वयं प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि संविधान की देन है। तो संविधान में कितना बड़ा जो है, और वो बाबा साहब ने लिखा है। ये जो बाबा तथाकथित कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों का अगर विरोध करेंगे तो उनका प्रचार प्रसार, वो अपने आप को लाइमलाइट लाने के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए इस तरीके से, और ये सत्ता संरक्षित लोग, सत्ता के संरक्षण में काम करने वाले लोग, ठीक है, ये उनके प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है। जैसे मीडिया अपना काम कर रही है, वैसे मीडिया का काम, वैसे बाबा भी एक तरह से मीडिया है, समाज में गलत संदेश पहुंचाने वाले मीडिया है, ठीक है। तो जितना ये बीच बीच में कंट्रोवर्शियल बात इसलिए ही कहते हैं कि इनका जब विरोध होगा तो ये प्रचार में आएंगे, ठीक है। तो हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। हालांकि हमको अपना जो सामाजिक परिवर्तन का काम है लगातार जारी रखना चाहिए और अपनी विचारधारा को मजबूत करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना। जी, अब हम लोग आजाद समाज पार्टी पर आते हैं। आजाद समाज पार्टी का असली उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है इनका? हमारी हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री कांसी राम जी जो भारत में राजनीतिक आंदोलन का चमत्कार कहा जाता। चमत्कार इसलिए कि जिन जातियों को कोई जानता भी नहीं था, आज उनके नेता मिलेंगे। भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, आप देख लीजिए, उनमें जितने नेता हैं सब मान्यवर साहब के चेले हैं। आप राजभर जी की बात कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, राजभर जी हैं, निषाद जी हैं, और पटेल जी हैं, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, नेता हैं, वो मान्यवर साहब ने उनको नेता बनाया, ठीक है। तो राजनीतिक चमत्कार उन्होंने कैसे किया? बहुजनों को आपस में राजनीतिक रूप से जागरूक कर, सशक्त बना के। तो मान्यवर साहब का जो नारा था, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो मान्यवर साहब का नहीं था, भगवान बुद्ध का नारा था। लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ही नारे पे हमारी जो आजाद समाज पार्टी की सोच है वो आगे बढ़ती, और हमारा प्राथमिक उद्देश्य है उन वर्गों को आगे बढ़ाना जो देश में बहुजन है लेकिन कमजोर है। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर कांसीराम, इनके मूल उद्देश्यों को सबसे ज्यादा कौन मानता है, आजाद समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी? देखिए, बाबा साहब, क्योंकि अंबेडकरवाद ऐसा किसी पार्टी तक सीमित नहीं, अगर हम उसको पार्टी से बांध देंगे तो बहुत गलत होगा बाबा साहब का। लेकिन होता है कि हम कितना ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। तो आजाद समाज पार्टी का जो उद्देश्य है वो बाबा साहब का जो विचारधारा है उसको एज इट इज, जैसा है उसी तरीके से मानने की बात। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा दिया उसमें अगर हम बाबा साहब जैसा विद्वान तो दुनिया में कोई नहीं जी, ठीक है। तो उतना, या तो उनसे बड़ा कोई विद्वान आ जाए, वो अपनी नई थ्योरी बना के दे। अगर नहीं कोई आता है तो तब तक तो हम जो है उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तो उस विचारधारा को आजाद समाज पार्टी मानेगी, और जो है वो विचारधारा संविधान में निहित है, संविधान में वही विचारधारा निहित है जी। तो वही मानवतावादी सिद्धांत संविधान में निहित है। तो जब तक संविधान रहेगा तब तक हम संविधान
के लिए लड़ते रहेंगे, उसको मजबूत करने के लिए। बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण में कहा कि संविधान को अगर अच्छे लोग चलाएंगे तो ये दुनिया का सबसे बेहतर संविधान बनेगा, और अगर बुरे लोग चलाएंगे तो हो सकता है कि ये दुनिया का सबसे बुरा संविधान साबित हो। तो हम चाहते हैं कि हम इस बेहतर संविधान को बेहतर राजनीतिक माध्यम से चलाए और उसका सही आउटपुट निकालने का प्रयास। तो बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि आजाद समाज पार्टी युवाओं को गुमराह कर रही है, चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर क्या राय है आपकी और आपके पार्टी की? देखिए, हमारी पार्टी क्योंकि मान्यवर साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा, ठीक है। तो जो दूसरी जो पार्टी है, जैसे बाबा साहब ने आरपीआई बना, रिपब्लिकन पार्टी बनी। जी बिल्कुल, रिपब्लिकन पार्टी बनी तो रिपब्लिकन पार्टी आगे आई, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होती गई। उसके जो नेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी के विचारधारा में कमी नहीं थी, उसका आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके जो नेता हैं वो कमजोर होते गए, समझौता कर लिए। फिर इसके बाद आपको चौधरी चरण सिंह, बहुत बड़े नेता, जाट नेता रहे, वो आगे आए, उन्होंने किसान मजदूर पार्टी बनाई है। किसान मजदूर पार्टी आगे बढ़ी, लेकिन उसके नेता फिर से कमजोर पड़ गए हैं। उसी प्रकार से फिर मान्यवर साहब आए, मान्यवर साहब ने लगातार कोशिश किया और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के बहुत बड़े बड़े नेता तैयार किए और बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया, लगातार शासन सत्ता में भी आए। शासन सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ठीक है। तो लेकिन लगातार उनके नेता जो है अब कमजोर पड़ते गए, समझौता कर लिया। और इससे बड़ा समझौता क्या है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन में डायनेस्टी पॉलिटिक्स घुस गई। अम्बेडकरवाद का तो कहीं डायनेस्टी से कोई मतलब ही नहीं, वो तो विचारधारा से मतलब है। आप देखेंगे अगर डायनेस्टी होती तो बाबा साहब के जो पौत्र हैं वो आज भी जिंदा होते, वो तो देश के सबसे बड़े नेता होते बहुजनों के, अगर डायनेस्टी होती। लेकिन ऐसा नहीं, बाबा साहब से के बाद अगर कोई नेता माना जाता तो मान्यवर कांशीराम साहब माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अब कुदरत ने एक तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संघर्ष से नेता बनाया। उन्होंने संघर्ष किया जमीन पे, लगातार उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनके नाखून खींच लिए गए। एक सामान्य नेता को, भाई सामान्य जिले से आने वाला एक नौजवान, उसको भाजपा के शासन में उसके साथ बहुत सारी प्रताड़ना हुई, जेल में भी रहे, 26 महीना जेल काटने के बाद बाहर आए, लेकिन मान्यवर साहब की विचारधारा से जुड़े रहे और आज सांसद हैं, देश की संसद में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप देखिए कि इतने सांसद हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट ओबीसी के मुद्दे पे कौन बात कर रहा है? खुल के बोलते हैं, बिल्कुल, और अपनी एक लाइन खींच के रखते हैं कि ये लाइन है हमारी, भाई ईडब्ल्यूएस का विरोध करना है हमको तो करना है। आजाद समाज पार्टी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का खुल के विरोध कर रही है, क्योंकि संविधान आर्थिक रूप से कोई आरक्षण की बात ही नहीं करता, वो तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पे आरक्षण की बात करता है। तो हमारी जो स्थापित पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का समर्थन कर दिया, लेकिन हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी आज भी, और अगर हमें मौका मिला तो हम इसी आपके प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि मैं अपने नेता को जानता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बनी उसके अगले दिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो आरक्षण सामाजिक आधार पर होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर? देखिए, जब व्यवस्था सामाजिक है तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे ही होना चाहिए। अगर व्यवस्था आर्थिक होती या एक पिछड़े वर्ग का कोई मजबूत धनाढ्य आदमी पिछड़े वर्ग के सबसे कमजोर आदमी का अगर शोषण करता सामाजिक रूप से, तब तो व्यवस्था आर्थिक होती। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि जो सीएम का बेटा है वही इस व्यवस्था का शिकार हो जा रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से मजबूत तो कोई नहीं है पिछड़े वर्ग में, लेकिन उन्हीं का सामाजिक रूप से शोषण हो जा रहा है। हाँ, जब वो
सीएम हाउस छोड़ देश के के जाते हैं सबसे तो बड़ी कुर्सी पे बैठने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका शोषण हो जा रहा है। क्या आर्थिक आधार पे हो रहा है? सामाजिक आधार पर। तो जब सामाजिक आधार पे हो रहा है तो आरक्षण किस व्यवस्था में होना चाहिए? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे ही तो होना चाहिए। और उसका लाभ आप देखेंगे सामाजिक आधार पे मिला। जी। आजाद समाज पार्टी का 2027 में तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी सबको मजबूत कर रहे हैं और बहुजनों के अंदर भाईचारा बना के आजाद समाज पार्टी के माध्यम से सशक्त कर रहे हैं और लड़ेंगे। और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व दें। जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है, आजाद समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां उनके साथ गठबंधन करेंगी, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी हो गई, गठबंधन करेगी, संभावना है? देखिए, अभी तो हमारी जो तैयारी है वो अपनी पार्टी को सशक्त करने, ठीक है, अपना जो संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूत करने का। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज के लोग मजबूत हों। तो बहुजन समाज के लोग मजबूत करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है बहुजन समाज का, उसको शासन सत्ता से दूर किया जाए। तो हम लोग कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करेंगे, लेकिन जो पहले से स्थापित पार्टियां हैं, अब ये गेंद उनके पोल में है, उनकी तरफ, कि वो आखिर में शोषित वर्गों शोषित वर्गों के साथ रहना चाह रही हैं या शासक वर्गों के साथ रहना चाह रही हैं। ठीक है, अगर वो शासक वर्गों के साथ रहना चाह रही हैं, शोषित वर्गों के बारे में नहीं सोचेंगी, तो हमारी पार्टी इतना मजबूत रहेगी कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। प्रयास करेगी कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ें और आगे बढ़ें, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व कर सकें। आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो विचारधारा की लड़ाई है, क्या ये कभी एक हो पाएगी? ये दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या इनमें जो विरोधाभास है वो कायम रहेगा? देखिए, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अंतर इन दोनों में क्या है? आजाद समाज पार्टी तो कमजोर वर्गों को आगे लेके आने के का प्रयास कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक तरह से जो मूल उद्देश्य है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई है। और अगर वाकई बहुजन समाज पार्टी पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ती, तो कहीं ना कहीं वो शासन सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास करती है, किसी भी माध्यम, ठीक है। तो ये नहीं होता दिख रहा है। आजाद समाज पार्टी आप देखेंगे कि पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़े, बाकी सीटें छोड़ दिए। एक तरह से भाई समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, सबके लिए छोड़ दिए कि भाई आप लोग लड़ के दिखाओ, आप लोग मोदी जी को हराओ, लेकिन नहीं हरा पाए। अगर वही इंडिया गठबंधन में जो है, अगर बहन जी नहीं आना चाह रही थी, चंद्रशेखर आजाद जी को ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही ले लेते। भाई 80 सीटें हैं, 80 में 8 सीटें दे देते, 8 सीटें दे देते तो क्या बिगड़ जाता? अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट की संख्या तो 22.5% है, और अभी अगर जनगणना होगी, 2021 की जनगणना हुई नहीं, वो संख्या सीधे 25% से ऊपर होगी, क्योंकि तो पानी शेड्यूल कास्ट के लोग, जनसंख्या उनकी थोड़ी ज्यादा है, उनकी जनसंख्या दर थोड़ी ज्यादा है, तो उनकी संख्या 25% के आसपास हो जाएगी। तो इतने बड़े वर्ग को इग्नोर करना कहीं ना कहीं उनको लाचार करने की बात है। वो तो मजबूरी में वोट दे देंगे। जी, उत्तर प्रदेश में लगातार जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी एनसीआरबी का डाटा भी आया, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। इस पर आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? आपका क्या इस पे विचारधारा है? देखिए, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर और पिछड़े वर्ग के ऊपर लगातार शोषण हुआ है, और जाहिर सी बात है कि भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो मनवादी विचारधारा से ग्रसित, तो इसके जो समर्थक हैं
जो कोर वोट है, वो उसको लग रहा है कि हम अब शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और हमारी जेब में पुलिस है, प्रशासन हमारी जेब में है। तो वो अब अपने असली चरित्र में आ गए। उनका वही चरित्र रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा के शासन में या बहुजनों का जब शासन था तो थोड़ा सा डर था, थोड़ा भय था, लेकिन अब वो भय खत्म हो गया है। इसीलिए वो लगातार हमारे शेड्यूल कास्ट वर्ग के ऊपर, ओबीसी वर्ग के ऊपर कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं जमीन छीन रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे अत्याचार, अन्याय करते जा रहे हैं। उनको प्रशासन का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी संरक्षण, प्रशासन का भी संरक्षण है। आप थानों पे देख लीजिए और आप जिलों में देख लीजिए किन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, उन्हीं वर्गों की नियुक्ति हुई है जो भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर एक सकारात्मक जातिवादी व्यवहार जो है। तो जब इतना जातिवादी व्यवहार आप लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अलग अलग जातियों की सामाजिक बराबरी करने के लिए, वो भाजपा में क्यों शामिल हैं फिर? देखिए, जो पार्टियां शामिल हैं उसमें दोनों बातें हैं। एक तो अगर देखा जाए तो भाजपा मान्यवर साहब के पद चिन्हों पर राजनीतिक रूप से चलने लगी है, सबको लेकर चले, अपने साथ लेके चली, एडजस्ट करके आगे बढ़ गई। हमारे जो बहुजनों की पार्टियां हैं उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना नहीं सीखा। थोड़ा सा एडजस्ट अगर करते तो क्या जाता है। अगर 2022 में माननीय अखिलेश जी थोड़ा सा एडजस्ट किए होते, आज वो उत्तर प्रदेश के सीएम रहते। तो सीएम रहते तो मैं तो इतना मानता हूं कि जो अन्याय अत्याचार शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के ऊपर हो रहा है वो थोड़ा कम होता। यानी जो हमारे पिछड़े के नेता हैं वो समझौता नहीं कर रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि उनको जो है वो स्थापित है, तो हमारे अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अगर वो ये सोचेंगे सब कुछ हम ही लें तो इस तरीके से तो नहीं चलने वाला। जब जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना जी। है? आप भी देख रहे होंगे कि जितनी सीटें भाजपा कम कर देती है अपने कोटे से, उतनी सीट क्या अखिलेश जी करते हैं या बहन जी करती हैं? नहीं करती। तो आजाद समाज पार्टी, देखिए हम चूंकि हम लोग आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आजाद समाज पार्टी का ये मानना है कि हम भाईचारा बनाएंगे, सभी जातियों के प्रतिनिधियों को जोड़ेंगे। और देखिए अपनी जनता दल जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उनके साथ हमारा मतलब तालमेल है, और बिहार में एमआईएम के साथ तालमेल रहा है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम बहुजनों के साथ एक बड़ा अलायंस बना के आगे जो है काम करें, और हम लोग चाहेंगे कि ये जो मनुवादी ताकतें हैं ये शासन सत्ता से दूर। क्या आजाद समाज पार्टी में कोई तथाकथित अगड़ी जाति के व्यक्ति का स्थान है? नहीं। देखिए मेरे पास अगर जिस दिन हमारी पार्टी में उनके लिए दरवाजा खुल गया, आप समझ लीजिए कि फिर वहां ना पिछड़ा मिलेगा ना दलित मिलेगा, वही भर जाएंगे। और वो अच्छी पोस्ट पे आना चाहते, कार्यकर्ता बन के काम नहीं करना चाहते। ये भी उनकी समस्या है ना, मलाई खाना चाहते हैं। हाँ, वो कार्यकर्ता अभी भीम आर्मी कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, वो आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, उनको पदाधिकारी बनना है। तो हमारी पार्टी ने जो मान्यवर साहब की सोच है कि हम जिसके बारे में बात करेंगे उसको पद देंगे, उसको हम टिकट देंगे। भाई हम जिसकी बात ही नहीं कर रहे हैं उसको क्या करेंगे हम पद पे रख के, टिकट दे के? वो अपने समाज के बीच में जाके क्या संदेश देगा कि ये पार्टी ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का भला करना चाहती है? अगर वो मान लीजिए कोई और जाति का कोई व्यक्ति आजाद समाज पार्टी से जुड़ेगा तो वो अपने समाज में क्या संदेश देगा? यही कि आजाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो ओबीसी और एससी का भला करना चाहती है, माइनॉरिटी का भला करना चाहती है। तो क्या वो उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी उस समाज में? नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसा आके करेंगे क्या? समझ रहे हैं?
तो हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, उनको जोड़ते हैं। आज हमारी आज़ाद समाज पार्टी में यादव जात के बहुत बड़े नेता हैं। मैं खुद भाईचारा कमेटी का मंडल प्रभारी हूँ और मेरे साथ भाईचारा कमेटी का मंडल प्रभारी, जो हम दोनों की पोस्ट एक है, अमीर चंद यादव जी हैं। अमीर चंद यादव जी रिटायर्ड टीचर हैं। तो इस समय वो मुंबई में है, नहीं तो आपसे हम मुलाकात करवाते। और बहुत ही मान्यवर साहब के समय से वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं व्यक्ति। और इस समय 60 प्लस जो है उनकी उम्र है, लेकिन यंग की तरह चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जब प्रतिनिधित्व देना है तो हम अपने शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को नहीं, जैसे कुछ अगड़े में है तथाकथित संवर्ण जाति में कुछ लोग हैं जो अंबेडकर जी को अपना आइडियल मानते हैं, मान्यवर कांसीराम में विश्वास करते हैं, तो क्या वो लोग आजाद समाज पार्टी में आ सकते हैं कार्यकर्ता के रूप में, भीम आर्मी में ज्वाइन होके? नहीं, अभी हमारी पार्टी जो है इस प्रकार से, हमारी पार्टी का मानना है कि अगड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं जी। यहाँ तक कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी भी अब अगड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो फिर जब सबकी उनकी बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम भी उन्हीं की बात करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। जी, बार बार आप कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो अगड़ों का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्या अब जो बहुजन समाज पार्टी में जो दलित हैं, ओबीसी हैं, उनकी आवाज अब उतनी मुखर रूप से सामने नहीं आती? देखिए, चूंकि वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है जी, और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगड़े नेता तो समाजवादी पार्टी में भी रहे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा, ठीक है, उनका अपनी पार्टी का अपना ढांचा है, अपने तरीके से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो प्रतिनिधित्व जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो पार्टी चला रहे हैं। ठीक है। हमको हमारी पार्टी के बारे में ज़्यादा कोशिश है कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट वर्ग और माइनॉरिटी वर्ग, इनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनको आगे हम लोग सशक्त बना सके। चलिए, अब हम लोग का रैपिड फायर सेशन शुरू हो रहा है। इसमें आपको बस संक्षेप में जवाब देना रहेगा। सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो अंबेडकर हैं वो नेता हैं या क्रांतिकारी हैं? बाबा साहब, देखिए, मैं संक्षिप्त बताऊंगा, ना नेता कहे जाएंगे ना क्रांतिकारी। वो युग परिवर्तक थे, क्योंकि उन्होंने संविधान के माध्यम से ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जो लगभग 1000 साल तक चली। जी, जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो वैसाखी है कि अधिकार है? आरक्षण अधिकार है। अधिकार इसलिए है कि हम इस देश के हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाया है, इस देश की रचना की। जब इस देश में कुछ भी नहीं था तब हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके आगे बढ़ाया और उन्हीं पूर्वजों के साथ लगभग 1000 साल तक, वैसे कहते हैं 5000 साल, लेकिन वास्तव में 1000 साल है, क्योंकि 1000 साल पहले तक तो ये देश बौद्ध में था। यहाँ के राजा जो है पाल थे, यादव थे, कुर्मी थे, गुर्जर थे जी, लोध थे, पासी थे। ठीक है। तो जब 1000 साल पहले तक तो यही राजा थे, तो तब तक तो कमजोर नहीं था। लेकिन पिछले 1000 सालों में ये जो बाहरी आक्रांता है, तुर्क आए, मुगल आए, इन लोगों के साथ सहयोग करके, संधि करके, अंग्रेजों के साथ सहयोग करके, संधि करके हमारे यहाँ के कमजोर वर्गों को, यहाँ के वर्गों को कमजोर किया गया, उनको और जमींदोज किया गया, उनको उनके हक अधिकारों से वंचित किया गया। तो जिस देश को बनाने में हमारा योगदान है, उस देश की हर एक कण में हमारा अधिकार है और वो अधिकार आरक्षण से। तो यानी जो लोग आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि आरक्षण जो है वो भीख की देन है, आरक्षण बैसाखी है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो खुद भिखारी हैं वो हमसे कहेंगे भीख की बात। अब हम उनको ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि इस देश को अगर आरक्षण व्यवस्था ने मजबूत किया, आज ये देश यहाँ तक पहुँचा, तो आरक्षण व्यवस्था की वजह से पहुँचा। क्या कभी आरक्षण खत्म होगा? आरक्षण खत्म हो सकता है जब
यहाँ की जो अभी भी जो सामाजिक रूप से लोग पिछड़ा बनाने की कोशिश में लगे लोग हैं, वो लोग खत्म हो जाएंगे, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल। संविधान जो है वो एक किताब है या फिर कानून व्यवस्था है? संविधान कानून व्यवस्था है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भारत को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। तो फिर क्यों कुछ लोग संविधान का विरोध करते हैं जब ये कानूनी व्यवस्था है तो? वो वही लोग तो हैं जो मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं। भारत में 90% 95% भारतीय थोड़ी ना संविधान का विरोध कर, वो तो सिर्फ 5% छोटे से लोग हैं, उनकी कोई वो इंस्टीट्यूशन में भरे हैं, वरना उनकी कोई हैसियत नहीं थी इस देश में। और वो जब इंस्टीट्यूशन में कम होते जा रहे हैं तो उनकी छटपटाहट बढ़ रही है। जब पिछड़े वर्ग के आईएएस बन रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के आईएएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं, तमाम प्रकार के जज बन रहे हैं। आप अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे शेड्यूल कास्ट के थे जी। तो जब इन ऐसे मजबूत पदों पे हमारा सीएम ओबीसी एससी का रहा है, तो जब ऐसे मजबूत पदों पे अगर कोई पिछड़ा और दलित जाएगा तो जाहिर सी बात है छटपटाहट होगी। जी बिल्कुल बात सही है। तो संविधान का विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करें? तो ये अच्छा, एक लास्ट सवाल हमारा, जय भीम का जो नारा है, जो स्लोगन है, ये सिर्फ एक नारा है या जिम्मेदारी है? वो एक जिम्मेदारी है। अगर कोई जय भीम बोलता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश में मानवतावाद को बढ़ावा दे, इक्वालिटी को, जस्टिस को और बंधुत्व को, फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं, उसको मजबूत करे और देश को सशक्त बनाए। और अम्बेडकरवादी ही इस देश का असली राष्ट्रवादी है। अब मैं राष्ट्रवाद को अम्बेडकरवाद के बराबर कह दूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर आप राष्ट्र को मानते हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को मान। तो क्या कभी कोई तथाकथित सवर्ण जाति का व्यक्ति जय भीम का नारा लगाएगा कभी? अब तो लगाने लगे हैं। अब लगाने लगे हैं, कुछ की मजबूरी है, कुछ के अंदर चेतना है। मजबूरी कैसे? मजबूरी कैसे? राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि राष्ट्रपति भी एक वोट देता है और एक कमजोर गरीब आदमी भी एक वोट देता है। तो बाबा साहब ने तो रानी के पेट को चीर दिया, राज व्यवस्था खत्म हो गई। अब जो है बाबा साहब ने संविधान की व्यवस्था में इक्वालिटी लेके आए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी। अच्छा, कुछ लोग संविधान के संरचना पर सवाल उठाते हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो बी.एन. राव ने लिखा जी। तो उनके पीछे इसकी मानसिकता क्या है कि अब ये संविधान तो नहीं बदल पाए, तो अब संविधान के जो लेखक हैं उनको रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? देखिए, एक तो ये बहुत छोटा वर्ग है जी। दूसरी चीज वो अज्ञानी वर्ग है। अगर ज्ञानी होता, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और तमाम सोशल साइंस की जानकारी होती, तो इस प्रकार के बचकानी बातें नहीं करता। ठीक है। बाबा साहब उस समय के पीएचडी होल्डर थे जिस समय भारत में कोई पीएचडी करने, वो भी पूरी संविधान सभा में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी। जी जी। आज भी वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि आप टॉप 100 यूनिवर्सिटी देखेंगे तो लगातार उन यूनिवर्सिटी का नाम आएगा जहां से बाबा साहब पढ़े थे। तो बाबा साहब को वो छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो खुद ही छोटे हैं। क्या बाबा साहब को कभी भारत समाज से रिप्लेस कर पाएंगे ये लोग जो उनका विरोध करते हैं? नहीं, अब तो कमजोर होते जा रहे हैं। अब तो उनका कोई अस्तित्व खत्म है, उनका लास्ट स्टेज चल रहा है। जी, चलिए। अच्छा, आप जो एक तरीके से अंबेडकर जी के आंदोलन चला रहे हैं, मान्यवर कांशीराम के मिशन को मान रहे हैं, उन तक यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं। आप आजाद समाज पार्टी के लोगों को आप संदेश दे सकते हैं इस मंच से। देखिए मेरे प्रिय बहुजन मित्रों, मैं आपको यही संदेश दूंगा कि ज्ञान का जो रास्ता जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया, उस ज्ञान के रास्ते की तरफ जाइए और आधुनिक से आधुनिक ज्ञान को लीजिए, क्योंकि ज्ञान भी आधुनिक होता जा रहा है।
आज अगर हम कदम से कदम दुनिया के साथ कदम नहीं मिलाएंगे जी। तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज्ञान का रास्ता अपनाइए और एक दूसरे के साथ भाईचारा बना के एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो हम इस विचारधारा को दुनिया भर में फैला सकते। चलिए, आप आए, बहुत हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय भीम। जय भारत।